हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी जो है वो इकट्ठा करती है बाय इश्यूज द शेयर। मतलब शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी इकट्ठा करती है पैसा शेयर इशू करने से। उस सारी इकट्ठे की गई कैपिटल को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है? रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल लिखा होता है कि आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठा कर सकते हो शेयर इशू करने से। एंड दैट इंफॉर्मेशन, जो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे मेंशन होती है ना? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ईच कंपनी। ठीक है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कितनी कैपिटल आप मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते हो बाय इशूइंग द शेयर। तो उस सारी कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले बताया शेयर कैपिटल फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। एक बार फिर, शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी इकट्ठा करती है बाय इशूइंग द शेयर, और रजिस्टर्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जो एक कंपनी इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, जो एक कंपनी इशू कर सकती है शेयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है हर एक कंपनी के, उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर। अब शेयर किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बोला रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल एक कंपनी इकट्ठा कर सकती है शेयर इशू करके। मतलब एक लिमिट होती है, ये नहीं आप लिमिटलेस ही आप शेयर इशू कर सकते हैं कंपनी, एक लिमिट होती है हर एक कंपनी के पास शेयर इशू करने की, और उस लिमिट को हम कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड कैपिटल है। अब शेयर क्या है? अगर हम उस सारी रजिस्टर्ड कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दें, तो उस छोटे छोटे यूनिट्स को हम शेयर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि शेयर्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख है। मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल 1 लाख का क्या मतलब हुआ? अब एक कंपनी के पास मैक्सिमम लिमिट है कि वो 1 लाख रुपए तक के शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, अगर कंपनी उस रजिस्टर्ड कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जैसे 1 लाख को उन्होंने कैसे डिवाइड कर दिया? मतलब 10,000 शेयर इशू करती है और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 1 लाख। मतलब उन्होंने 1 लाख को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, और उस छोटे छोटे पार्ट्स को अब क्या कहते हैं? शेयर। मतलब अब एक शेयर अगर किसी ने लेना है वो 10 रुपीज का है, तो 1 शेयर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड शेयर। अब हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? अभी तो हमने शेयर पढ़ा है। शेयर कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी जो है पैसे इकट्ठा करती है शेयर करके, इशू शेयर कैपिटल। रजिस्टर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना शेयर इशू कर सकती है उतना हम कहते हैं कि रजिस्टर्ड। फिर हमने शेयर्स भी पढ़ लिया। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो कैपिटल जो कंपनी, अब शेयर्स के भी कई पार्ट्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। तो जो कैपिटल एक कंपनी कलेक्ट करती है इक्विटी शेयर को इशू करके, उस कैपिटल को हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब
इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? अब इक्विटी मतलब कंपनी ने एक टाइप के शेयर इशू किए, ठीक है, और उससे पैसा इकट्ठा किया तो हम कहते हैं इक्विटी। अब इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। अब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या राइट मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स वो क्यों लेते हैं? सबसे पहले इक्विटी शेयर्स जो होल्डर्स जो होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो ऑनर कंसीडर्ड होते हैं कंपनी के, उनको वोटिंग राइट भी होता है, ठीक है, वोटिंग राइट है उनके पास कंपनी की मीटिंग में। अब वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी में उनका शेयर है, हिस्सा है, हिस्सेदारी है, तो उसके लिए मतलब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया, उसके बदले में उन्हें डिविडेंड मिलता है कंपनी से। अब वो डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, जैसे इंटरेस्ट फिक्स होता है, जैसे हमने डिबेंचर इशू किया कंपनी ने और किसी ने डिबेंचर लिए तो फिक्स है कि इसको इतना मिलेगा। बट इक्विटी में इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो अनसर्टेन होता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिविडेंड अप डाउन होता रहता है। तो इनका डिविडेंड जो होता है वो सर्टेन नहीं होता है। आगे है एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स की क्या क्या एडवांटेजेस होती है? अगर कोई इक्विटी शेयर खरीदता है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती है, तो यहाँ पे एडवांटेज हम डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज मिलती है, क्या फायदे मिलते हैं इक्विटी शेयर्स से, और कंपनी को क्या फायदा होता है इक्विटी शेयर इशू करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी ने इक्विटी शेयर्स को खरीदा है, उसमें इन्वेस्ट किया है, तो उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटी। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलता है कि वो मैनेजरियल कंपनी की सारी मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है, वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो फिर वो सब जो शेयर होल्डर, क्योंकि नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर एक कंपनी के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में क्या होता है, शेयर होल्डर क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अपॉइंट्स कर देते हैं डायरेक्टर्स कर देती हैं वहां पे अपॉइंट, और वो डायरेक्टर्स सबको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सबकी तरफ से डिसीजन लेते हैं, सारे इक्विटी शेयर्स होल्डर की तरफ से डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या मिला इन्वेस्टर को कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है कंपनी के मैनेजरियल एक्टिविटीज में। दूसरा है दे अर्न मोर बाय द वे ऑफ डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर जो है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो ओनर होते हैं कंपनी के, और उनको सबसे बाद में मतलब डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता है, और सबसे बाद में पैसा मिलता है, मतलब पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिलेगा कैसे, इंटरेस्ट की फॉर्म में, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो अब उन्हें क्या एडवांटेज होता है कि अब इक्विटी शेयर होल्डर को वो मिलता है जो कंपनी के प्रॉफिट में बच जाता है। सबसे पहले मान लो कंपनी को 1000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसा दे दिया, उसमें से अपने डिविडेंड वालों डिबेंचर होल्डर्स को कुछ दे दिया, प्रेफरेंस वालों को, अब बच गया कितना, 250 करोड़ उसे दे दिया, 250 से दे दिया, तो बचा कितना, 500। अब वो सारा किसमें बटेगा, डिविडेंड शेयर होल्डर्स में, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर्स में, क्योंकि उन्हें पैसा किस फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर उन्हें ये एडवांटेज होता है कि जितना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट, उतना ज्यादा उनको डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता है, मतलब जितना ज्यादा कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी उतना ज्यादा उन्हें एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि
डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, उन्हें लिमिटेड पैसा मिलता है। इंटरेस्ट जितना उनको पहले मेंशन किया होता है उतना ही मिलेगा, चाहे कंपनी को जितना मर्जी प्रॉफिट हो उन्हें लिमिटेड ही पैसा मिलेगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना मेंशन होता है उतना पैसा मिलता है। अब बाकी बचा हुआ पैसा किससे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि वो रिस्क भी लेते हैं कंपनी में, सबसे बाद में मिलता है उन्हें पैसा, तो कई बार उसको एडवांटेजेस भी उसके मिलते हैं कि वो ज्यादा अर्न करती हैं डिविडेंड के रूप में, टू अर्न द कैपिटल प्रॉफिट। अब देखो, अब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तो मिला ही है, ठीक है। सेकेंडली अब उन्हें क्या एडवांटेज मिल सकता है कंपनी से? कैपिटल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब इसका फायदा इक्विटी शेयर होल्डर को मिला, डिविडेंड का पैसा ज्यादा मिला। अब सेकेंड एडवांटेज क्या मिलेगा कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी शेयर वैल्यू भी बढ़ेगी मार्केट में, मतलब उसका मार्केट शेयर प्राइस बढ़ेगा इक्विटी शेयर का, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कमा रही है कंपनी बहुत ज्यादा, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, और मार्केट वैल्यू बढ़ने से मतलब शेयर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। मान लो एक इक्विटी शेयर होल्डर ने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है मार्केट में, और उससे उसका शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब 10 रुपए का शेयर वही 15 रुपए का हो गया, मतलब इनडायरेक्टली उसको 5 रुपए का एक शेयर में बेनिफिट मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे कंपनी से, मतलब 10,000 शेयर खरीदे थे 10 के हिसाब से, 1 लाख इन्वेस्ट किए। अब शेयर प्राइस कितना हो गया कंपनी का? 50, ठीक है। तो अब 10,000 के जो शेयर 10,000 शेयर 10 के हिसाब से खरीदे थे, अब वो 15 रुपीज का एक शेयर हो गया, मतलब अब उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो गई। मतलब मैंने जब खरीदे थे कंपनी के शेयर तो 10 रुपीज का एक शेयर खरीदा था और टोटल 10,000 शेयर खरीदे थे, तो वो कितने थे? मैंने 1 लाख रुपीज पे किए। अब कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ गई है, बढ़ के 15 हो गई है। अब मेरे पैसे कितने बढ़ गए? मतलब 50,000 इंक्रीज हो गए। तो देखो सेकेंड एडवांटेज तो यही हो गया ना कि अब वो सेकेंडली प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? अपने शेयर को बेच दे और बेच के वही 1 का 1.5 कर ले, ठीक है। तो सेकेंडली यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट भी अर्न किया और डिविडेंड के फॉर्म में भी अर्न किया। तो ये एडवांटेज जो है इन्वेस्टर्स को मिलते हैं इक्विटी शेयर से। अब सेकेंड है कंपनी को क्या फायदा होता है इक्विटी शेयर को इशू करके। फर्स्ट जो है होता है फायदा वो है अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। अगर किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो अब उसे परमानेंट कैपिटल मिल गई है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कंपनी को मतलब एक टाइम के बाद डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि वो क्रेडिटर होते हैं। मतलब कंपनी मेंशन करती है कि मैं आपको 4 साल के बाद आपको पैसा वापस कर दूंगी आपका। ऐसे ही अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ता है अगर रिडीमेबल होते हैं, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो पूरा लाइफ टाइम जो है कंपनी में पैसा लगा के रखते हैं। मतलब इक्विटी शेयर अगर कंपनी ने इशू कर दिए तो कंपनी जो है उस पैसे का यूज पूरा लाइफ टाइम कर सकती है जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद नो फिक्स बर्डन, कंपनी के ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं है कि फिक्स रेट, इस फिक्स रेट से आपको डिविडेंड पे करना ही करना है, कोई फिक्स बर्डन नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे हमें डिबेंचर शेयर होल्डर्स को जैसे कि कंपनी को डिबेंचर इशू करती है तो पैसे देने पड़ते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देने पड़ते हैं, वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता क्या है? जो सारी पेमेंट करने के बाद पैसा बचता है वो पैसा जो है इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाता है। मतलब अगर किसी साल कंपनी पैसा नहीं भी दे रही है इक्विटी शेयर होल्डर को तो वो कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर सकते।
मतलब कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि आपने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी कंपनी को बंद कर दूँ। ऐसा कोई क्लोज है नहीं है जब उन्होंने इक्विटी शेयर किए थे इशू। ठीक है, ये जो फायदा है डिबेंचर शेयर होल्डर्स के पास, डिबेंचर होल्डर्स के पास होता है। अब इंक्रीज इन द क्रेडिट वर्थनेस, मतलब अगर किसी कंपनी ने ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू किया है, मतलब उनके शेयर बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदे हैं, इसका मतलब उस कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब उनकी मार्केट में जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा होगी कि लोग उनको उनके शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसका मतलब जितना कोई कंपनी ज़्यादा शेयर इशू करती है तो उसका फ़ायदा उसे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट वर्थनेस की ज़्यादा होती है। तो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया कि शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है, अब एडवांटेज क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स के, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदे मिलते हैं, अब कंपनी को क्या फ़ायदे मिलते हैं इक्विटी शेयर से। ठीक है, आई होप आपको आज का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।